हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का 7th चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो इसमें जनरली हम जो अशोका है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किंग अशोका। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हमें इस चैप्टर का जो टाइटल है उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोला है कि एक ऐसा एम्परर था अशोका जिसने वॉर को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हमें आगे जानकारी मिलेगी। अपन को जो राइट साइड में ये पिक्चर जो दिख रही है वो अशोक के स्तंभ की है जिसे स्टोन के पिलर पे बनाया गया है, और ये पिलर जो है वो सारनाथ में है। तो ये दो पार्ट्स में, एक तो ये एनिमल्स है ना, मतलब जो लॉइन है वो एक स्टोन के पिलर के ऊपर रखे गए हैं। ये दोनों स्टोन के ही बने हुए हैं। ठीक है, और अशोका एक ऐसा एम्परर था, हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर मान लो, रूलर मान लो उसे, जिसने अपने जो ऑर्डर्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उन्हें इंस्क्राइब्ड करवाया था इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। जैसे कि जो पिलर्स होते हैं उन पे, या फिर रॉक की हार्ड सरफेस होती है उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, यूजुअली जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो होते क्या हैं? पहली बात तो अपन ने देख लिया, हार्ड सरफेस पे होते हैं। हार्ड सरफेस पे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इन्हें लिखा गया है या फिर मतलब किसी कलर से, ऐसा नहीं है। इसमें जो दूसरी कोई हार्ड चीज़ से खोद खोद के मतलब में वर्ड्स को निकाला गया है। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट। तो उस टाइप का एक राजा था जिसने उस टेक्निक का यूज़ किया था अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करवाने में। अगर अपन देखें तो जो अशोका था वो मौर्यन डायनेस्टी थी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। डायनेस्टी क्या होती है फ्रेंड्स? डायनेस्टी एक ऐसी मतलब में वो होती है जिसमें एक फैमिली के, एक पर्टिकुलर फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक के बाद में दूसरा राजा बनता जाता है। जैसे मान लो मेरी फैमिली और हमारी कोई एक डायनेस्टी है, मान लो धाकड़ डायनेस्टी है, तो मेरी फैमिली के लोग क्या करेंगे, अभी सपोज़ मैं राजा हूँ, तो मेरे बाद में मेरी फैमिली का कोई दूसरा इंसान राजा बन जाएगा, तो वो हमारी एक धाकड़ डायनेस्टी बन गई। ठीक है, तो डायनेस्टी ये होती है। सिमिलरली जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसकी जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 ईयर्स एगो की थी। और उन्होंने जो चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य थे जिन्हें अपन कौटिल्य भी के नाम से भी जानते हैं, उनकी हेल्प से इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। इसके बारे में अपन पहले मतलब आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी इससे पहले भी, मौर्यन डायनेस्टी से पहले। तो जब अपन उन सब डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब और ये देखेंगे कि किस टाइप से इनने हेल्प की थी। तो अभी जस्ट इतना याद रखो कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी और उनके कुछ आइडियाज़ थे। ठीक है, वो आइडियाज़ उनने अर्थशास्त्र में लिखे हैं। ठीक है, जो जो टेक्निक उनने यूज़ की थी वो सब उनने अर्थशास्त्र में लिख रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर अपन मॉडर्न डायनेस्टी की बात करें तो ये बहुत बड़ी डायनेस्टी थी और बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। अगर अपन इस मैप को देखें तो यहाँ पे जो रेड डॉट वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे वो ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, और ब्लैक डॉट्स वाली इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री की मतलब ऐसी थोड़ी बहुत जगह हैं जहाँ पे ये डायनेस्टी नहीं थी, बट ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में थी। तो अपन देखें तो ये बहुत बड़ी एक बोले तो डायनेस्टी हो गई जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, और दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे तक्षशिला और उज्जैन। तो जो तक्षशिला थी वो नॉर्थ वेस्ट से गेटवे थी, जो कि सेंट्रल एशिया में मतलब जाने का एक रास्ता मान लो। और जो उज्जैन थी वो जो साउथ इंडिया है वहाँ से उसके लिए एक रूट का काम करती थी। ठीक है, जनरली यहाँ पे जो सिटीज़ होती थी उनमें मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और जो क्राफ्ट्स पर्सनस होते थे वो रहा करते थे, मतलब जो बड़े बड़े इंसान, व्यापारी वगैरह मान लो, वो रहा करते थे। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि जो मैप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है कि इनमें से कौन सी प्लेस है जहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाओगे जब आपको मतलब ये चीज़ पता होगी कि कौन कौन सी प्लेसेस पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर अपन आगे बढ़ें तो इसमें वही चीज़ दे रखी कि एम्पायर होता है सॉरी, वो किंगडम से कैसे डिफरेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एम्पायर जनरली बहुत बड़ा होता है। एक तो इसमें रिसोर्सेज होते हैं ना, एम्पायर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये किंगडम से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो इतना बड़ा है
तो ऑब्वियसली ऐसे मतलब जो अपने पास मान लो गिफ्ट आ रहा है या फिर कुछ रेवेन्यू आ रहा है या कुछ कल्टीवेट हो रहा है, तो उन सब से काम नहीं चलेगा, या फिर अपने राज घराने का कुछ खजाना होगा उससे भी इतना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो एम्पायर है इतनी बड़ी, मतलब एम्पायर को चलाने में बहुत पैसा चाहिए होता है। तो पहले ऑफिशियल्स हुआ करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, टैक्स लेते थे इस टाइम पे लोग। तो ये एम्पायर को कैसे चलाते थे, पहली बात तो अब मतलब इतने बड़े एरिया में फैला है तो हर जगह पे इंसानों की मतलब प्लेस टू प्लेस लैंग्वेज भी वेरी करती है, खाने की स्टाइल भी वेरी करती है, कल्चर भी वेरी करता है। तो मतलब हर जगह के अपने थोड़े डिफरेंट रूल्स भी थे, लेकिन मोस्टली क्या है, हर जगह जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो तो था पाटलिपुत्र से। और कुछ जो अलग जगह थी वहाँ पे मतलब मैं उनके क्या बोलते हैं कुछ ऑफिशियल्स थे उन्हें भेज दिया, या फिर अपन मानो तो कुछ फैमिली के मेंबर्स होंगे उन्हें भेज दिया। उसके बाद में वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स होते थे जो कि फार्मर, हर्डर्स और क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स वगैरह इनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। साथ ही में अगर अपन देखें तो कुछ ऑफिशियल्स होते थे जिन्हें सैलरी मिलती थी, मतलब सैलरीड ऑफिशियल्स हुआ करते थे। उनके पास मैसेंजर्स भी हुआ करते थे जो मतलब ऐसे वो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाएंगे कि अब पाटलिपुत्र में राजा ने कोई ऑर्डर दिया है, तो उसको जो साउथ में बैठे हैं उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा, उन्हें तो जब उन्हें कोई मैसेज देगा तभी पता चलेगा। और उस टाइम पे फ्रेंड्स एज यू नो कि इतनी टेक्नोलॉजी या फिर फ़ोन वगैरह नहीं होते थे तो बहुत टाइम लगता था मैसेज को जाने में। तो मैसेंजर्स हुआ करते थे, स्पाई हुआ करते थे कि मतलब जैसे कि कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो राजा ने जासूस लगा रखे थे, वो उसे मतलब में चोरी से बता देते थे कि सर ये ऐसा काम नहीं कर रहा है कुछ। और फिर उसके बाद में तक्षशिला और ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी, अपन ने देखा था यहाँ पे रॉयल प्रिंसेस जो होते हैं उनके मतलब राजघराने के जो बेटे वगैरह होते हैं उनके प्रिंस होते हैं, उन्हें एज अ गवर्नर वहाँ पे मतलब भेजा जाता था। और वहाँ के जो लोकल कस्टम्स वगैरह होते थे, अब जैसे साउथ इंडियन होते हैं वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जो ईस्ट वाले लोग होते हैं वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके रूल्स वहाँ पे फॉलो होते थे अपनी अपनी जगह पे। और जो मॉरियंस थे ना, वो लोग क्या करते थे, जो रोड्स होती थी उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ताकि वो ट्रांसपोर्ट वगैरह पे अपना अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है, और वहाँ से मतलब में रिसोर्सेज और टैक्स एंड ट्रिब्यूट भी ले पाएँ। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वो अपन को मतलब अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो ब्लैंकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और जो साउथ इंडिया था वो गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए। तो यहाँ से बहुत अच्छी ट्रिब्यूट और रिसोर्सेज की अर्निंग होती थी, इसलिए वो लोग ट्राई करते थे कि इन पे अपना अच्छा खासा कंट्रोल रहे। साथ ही अगर अपन देखें तो ट्रिब्यूट और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो फ्रेंड्स टैक्स तो एक फिक्स होता है कि मतलब तुम्हें देना है तो देना ही है। आजकल क्या होता है, टैक्स अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर मतलब आपकी ड्यूटी है और अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपको कुछ पनिशमेंट भी मिलती है। पहले भी ऐसा होता था टैक्स। और ट्रिब्यूट एक अलग चीज़ होती है। ट्रिब्यूट वो मान लो कि आपने किसी को आपकी मर्ज़ी से गिफ्ट दे दिया तो वो भी एक ट्रिब्यूट में ही आ गया, विलिंगली दिया है आपने, ठीक है। और फिर अगर अपन देखें तो जो ये तो खैर इसमें सिटी के बारे में दे रखा है, यहाँ पे मतलब में जो कैपिटल सिटी हुआ करती थी ना यहाँ की, जो मौर्यन वगैरह थे वहाँ पे, उसके बारे में अपन को कहाँ से पता चलता है, एक मेगास्थनीस नाम का एक एम्बेसडर था जो कि वेस्ट एशिया से आया था, सेलेकस निकेटर का एम्बेसडर था, जिसने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके राज्य में भेजा था। मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सेलेकस निकेटर एक ग्रीक रूलर हैं जो कि वेस्ट एशिया में है, ठीक है। उन्होंने अपने एम्बेसडर जिसका नाम मेगास्थनीज है उसे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा। जब वो यहाँ पे रह रहे थे तो उनने मतलब में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और सिटी के बारे में बताया कि सिटी कैसी दिखती थी यहाँ पे। मतलब उसने बताया कि यहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज़ होती थी, सेलिब्रेट करती थी, रॉयल ओकेजन्स होते थे बहुत सारे, ग्रांड रॉयल, ठीक है, जिसमें जो किंग था वो जो लोहे की नहीं सॉरी गोल्ड की जो पालकी होती है ना उसमें बैठ के आता था। उसके बाद में और उसके जो एलिफेंट वगैरह होते थे वो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट होते थे, और उसके बहुत सारे गार्ड्स होते थे। और मतलब मैं वहाँ पे बर्ड्स भी हुआ करती थी उसके आसपास, ठीक है।
और अगर अपन देखें तो जो एम्परर था उसके आसपास बहुत सारी वुमेन होती थी जिनके पास आर्म होते थे, ठीक है। और उसके पास एक अलग टाइप के मतलब सर्वेंट्स होते थे जो कि जैसे राजा खाना खाएगा उससे पहले वो जो मतलब सर्वेंट्स हैं वो टेस्ट करेंगे कि खाने में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। और एक बात ये है कि जो राजा था वो एक सेम रूम में नहीं सोता था लगातार, मतलब वो अपने रूम को चेंज करता रहता था। जैसे मान लो अगर कोई उसकी मर्डर करने की सोचेगा और उसे पता है कि राजा कल यहाँ सोया था, तो आज उसने प्लेस चेंज कर ली तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आज राजा कहाँ सोया है। तो इस टाइप से उसने बहुत सारे उसका मतलब डिस्क्राइब किया है कि सिटी में, क्योंकि राजा वहीं रहता था। फिर अगर अपन देखें अशोका के बारे में दे रखा है कि अशोका एक बहुत यूनिक रूलर था उस टाइम का। तो ये यूनिक क्यों था? एक तो अगर अपन देखें तो ये फर्स्ट मतलब रूलर था जिसने ये मैसेज जो थे लोगों को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू प्रोवाइड किए। और इसने जनरली जो लैंग्वेज यूज़ की वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली लोग प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, जिसकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। फिर जो अशोका है उसने वॉर को क्यों छोड़ दिया? पहले मतलब ये वॉर करता था और बहुत सारी बहुत सारी टेरिटरीज़ को इसने कन्क्वेयर कर लिया था, लेकिन इसने जो कलिंगा है, कलिंगा बेसिकली जो कोस्टल ओडिशा वाला एरिया है उसे बोला गया है, तो वहाँ पे इसने क्या किया, पहले ये बहुत फ्लरिश था, मतलब बहुत अच्छा खासा राज्य हुआ करता था। अशोका ने इसको युद्ध किया वहाँ पे और इसे जीत लिया, लेकिन जो उसके रिज़ल्ट थे उनसे ये बहुत ज़्यादा बहुत सैड हुआ। ये सैड क्यों हुआ? और इतना सैड हुआ कि इसने मतलब ठान ली कि अब ये कभी वॉर नहीं लड़ेगा। ये सैड इसलिए हुआ, इसने अपने एक इंस्क्रिप्शन में भी लिखवाया है कि ये उस वॉर से सैड क्यों हुआ, क्योंकि उसमें इसका मानना ये था कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो मर जाते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, और कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो मतलब में अपने स्लेव्स को और मतलब एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब जो बहुत काइंड इंसान होते हैं वो भी होते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। वो बहुत रॉयल होते हैं अपने जो उनका जो मतलब एक टाइप का उनका जो मुखिया है उसके प्रति भी बहुत लॉयल हैं, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं मतलब जो अपनी फैमिली का एकमात्र सहारा होते हैं, वो उन युद्ध में मर जाते हैं, अपने लव्ड वंस को खो देते हैं। तो इन सब चीज़ों से मतलब जो राजा था जब उसे इन सब चीज़ों का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और उसने युद्ध की जगह धर्म को अपना लिया, जिससे उसने बोला कि फिर मतलब वो जो कन्क्वायर किया करेगा वो धर्म से किया करेगा। उसे यहाँ पे धर्म को धम्मा बोला गया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका जो अशोका का धम्मा था वो कैसा था, इसमें अपन को मतलब ये भी बताया इस बुक में कि व्हाट वाज अशोकास धम्मा। तो उसके धर्म में ऐसा नहीं था कि अपन को पूजा करनी है या फिर जो सेक्रीफाइसेस जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, एनिमल्स को सेक्रीफाई कर रहे हैं, वो नहीं था इसके धर्म में। बेसिकली ये जो अशोका जो रूलर था वो जो बुद्ध की टीचिंग्स थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो उसने क्या किया, जो धर्म होता है उसके धर्म में इंक्लूड था, इसमें मतलब मैं आगे कहीं पे लिखा है कि अशोका के धर्म में क्या क्या इंक्लूड्स था। तो ये चाहता था कि अपन को जो अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स होते हैं और अपने जो एल्डर वगैरह होते हैं उनके प्रति जेंटल रहना है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने दादाजी या मतलब बूढ़े पुराने लोग होते हैं, वो बूढ़े हो गए तो अब वो काम नहीं कर पाएंगे तो उन पे चिल्ला रहे हैं या फिर उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, नहीं, अपन को उनके प्रति जेंटल रहना है। और दूसरी बात, अपन को जो दूसरे क्रिएचर्स हैं उन्हें अपने अपने जैसा ही समझना है, अपने दोस्त अपने मित्र और मतलब बहुत अच्छे से रखना है, उनके कहने का मतलब ये था। और उनका मानना ये था कि ब्राह्मण्स वगैरह को गिफ्ट देने हैं और दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम को बहुत मतलब, नहीं, सबका अपना अपना धर्म होता है और अपना अपना धर्म होता है और सबके अपने अपने प्रैक्टिसेस और बिलीव्स होते हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट करो। अगर आप उनके धर्म की मतलब बुराई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं आप उनको बुरा बता रहे हो, आप खुद को बुरा बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि देखो हमारी मेंटलिटी कितनी बुरी है, ठीक है। तो ये सब उनने बताया। तो इन सब चीज़ों को फैलाने के लिए उनने क्या किया, उनका मानना ये था
कि जैसे पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है या फिर बहुत सारे स्लेव्स हैं, सर्वेंट्स हैं जिन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एनिमल्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो अशोका का ये मानना था कि जैसे एक फादर होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने चिल्ड्रंस को अच्छे से पाले पोसे, उनकी रक्षा करे, वैसे ही अशोका की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने जो लोग बाग हैं, उसकी जितनी भी प्रजा है या फिर उसमें एनिमल्स हैं, उन सबको अच्छे से रखे, उनकी रक्षा करे। उसके लिए उसने धर्म की मतलब वो ली, एक टाइप की वो क्या बोलते हैं, धर्म का सहारा लिया। उसके लिए उसने धर्म महामंता, ये शब्द आप याद रखना, उनको अपॉइंट किया, जो कि जो टीचिंग्स थी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाके लोगों को बता रहे थे कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करना, अगर आप मानते हो तो करो, लेकिन आपको इतना करना है, एनिमल्स के प्रति बहुत अच्छे से रहना है। तो उसकी जो धर्म था, उसने दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने धर्म महामंतास को भेजा, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। इसने अपने बेटे और बेटी थी उनको भी भेजा था श्रीलंका में, ये धर्म महामंता के रूप में। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि ये उनका जो मैसेज था अशोका के धर्म का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ इस चैप्टर का होता है दी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep study and do subscribe this channel, and thank you for watching.